नमस्कार। अहम खबर की बात करेंगे। सबसे पहले रैगांव उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के सुहावल स्थित चुनाव कार्यालय होटल डीएनडी रिसोर्ट में चुनाव पर्यवेक्षक समेत एफएसटी वीएसटी की टीम ने 3 सदस्यीय ये टीम थी, इसने दबिश दी। होटल की तलाशी ली गई। होटल में प्रदेश भर के कांग्रेस नेता रुके हुए हैं और चुनाव की रणनीति यहीं बन रही है। होटल में 13 कमरे बुक हैं। कांग्रेस ने यहाँ पार्टी के दफ्तर के रूप में अनुमति ली है। कांग्रेस ने होटल की तलाशी को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ये यहाँ पर जो है पार्टी का कार्यालय जो है स्थापित है, उसी स्थल का जो है निरीक्षण होता है। कहाँ से जो है कितने कार्यकर्ता उपस्थित हैं, बस। हाँ, कुल कितने टीमें हैं सर आप लोगों का? यहाँ पर जो है हम लोग जो है वीएसटी से जो है वीएसटी नंबर 3 और एक एफएसटी टीम भी जो है। जांच में क्या क्या लेके जा रहे हैं? जांच में जो है कितने कमरे अलाट किए गए हैं और कार्यालय में जो है कितने लोगों के जो है उपस्थित हैं, यही देखना होता है। हो गया हार के डर से भाजपा बौखला गई है, इसलिए वो कहीं छापा पड़वाएगी, कहीं कुछ जो मर्जी है। अब सरकार उनके कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। क्या तो आपको क्या जानकारी मिली, क्या हुआ? जब हमारे यहाँ कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं है और जहाँ हम लोग का कार्यालय है वहाँ हम लोगों ने बाकायदे एग्रीमेंट बनाया हुआ है। 50 रुपए के स्टाम्प पे हम लोगों ने परमिशन लिया है, तो उसमें ये छापा वाली कोई बात ही नहीं है। तो दबिश दी गई है इस रिसोर्ट में। ये दरअसल कांग्रेस ने अपना चुनावी दफ्तर बना रखा है और प्रत्याशी को भी आपने सुना, कल्पना वर्मा यहाँ से कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। रैगांव दरअसल बहुत हॉट सीट के रूप में हो चुकी है। ये वही रैगांव है जहाँ बागरी परिवार पूरा एक तरह से बागी हो गया था, नाराज हो गया था। हालांकि बाद में वो मान गए, अपना नॉमिनेशन उन्होंने वापस ले लिया। यही वजह है कि रैगांव पर खास फोकस सरकार का, बीजेपी का भी है और कांग्रेस का भी यहाँ पर फोकस है। डीएनडी रिसोर्ट में दबिश दी गई है। चुनाव पर्यवेक्षक के साथ साथ एफएसटी वीएसटी की टीम ने भी यहाँ पर दबिश दी। होटल की तलाशी ली गई। कांग्रेस के नेता भी यहाँ रुके हुए थे और क्या कुछ मिला है इस तलाशी के दौरान और आखिर तलाशी की कोई वजह रही होगी तय है, यही बड़े सवाल हैं। हालांकि जो कांग्रेस की प्रत्याशी, उनका कहना है कि पूरे नियम कायदे कानून का पालन किया गया है और इसकी जानकारी भी आयोग को दी गई है, चुनाव आयोग को दी गई है। ये पूरी जानकारी कांग्रेस का ये कहना है कि सरकार चूंकि बीजेपी की है और यही वजह है कि उन्हें परेशान किया जा रहा है। और सीधा आपको लिए चलेंगे सतना। सहयोगी शिवेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, क्या कुछ अपडेट इस पूरे घटनाक्रम में? एक बात, दूसरी बात कि चुनाव पर्यवेक्षक एफएसटी वीएसटी अगर पहुंचे हैं तो कोई खास वजह रही होगी यहां पहुंचने की। शिवेंद्र, देखिए ललित जी, मैं आपको बता दूं कि सतना शहर से लगा हुआ करीब 6 किलोमीटर दूर टीएनडी होटल है, जो सुहावल और रैगांव क्षेत्र में ही आता है। उस होटल को पिछले 6 तारीख से जो है कांग्रेस ने अपना कार्यालय बना के रखा है और पूरे प्रदेश के जो कांग्रेस के नेता हैं वहां पे डेरा जमाए हुए हैं। सभी गुप्त बैठकें पे वहीं हो रही हैं और इसी की जानकारी पर्यवेक्षक को हुई थी और पर्यवेक्षक ने मौका मुआयना किया और जो जिला निर्वाचन अधिकारी से की अन्य टीमें होती हैं जो आय व्यय का आंकड़ा की जांच पड़ताल करती हैं, वाहनों की जांच पड़ताल करती हैं, उनके साथ में छापामार कार्रवाई की है और देर रात तक ये जांच चलती रही। और जो कांग्रेस की प्रत्याशी, उन्होंने जरूर आरोप लगाया है कि जो बीजेपी है, सीएम लगातार दौरा कर रहे हैं और उनको हार महसूस हो रही है, इसीलिए इस तरह की कार्रवाई कर रही हैं। लेकिन जो जांच अधिकारी है उनका कहना है कि ये रूटीन चेकिंग है, जो हम लोग कहीं से भी थोड़ा बड़ी शिकायत मिलती है उसकी जांच करने के लिए पहुंचते हैं। जी, क्या ये हैरान नहीं करता शिवेंद्र कि रूटीन चेकिंग के लिए आप जाएं और देर रात तक आपकी ये कार्रवाई चलती रहे, वो भी तब जबकि नेताओं को चुनाव प्रचार पे निकलना है,
उन्हें कम वक्त में बहुत ज़्यादा एरिया कवर करना है, तो कैसी रूटीन चेकिंग? ये रूटीन चेकिंग तो सवालों के घेरे में आएगी। शिवेंद्र। हाँ, जी बिल्कुल ललित, मैं आपको बता दूं कि इसी बात को लेकर सवाल पैदा हो रहे हैं कि सिर्फ रूटीन जो चेकिंग होती है वो कांग्रेस कार्यालय में होती है, और सतना का इतिहास गवाह है कि जब भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला हुआ है उस समय कांग्रेस के कार्यालय में छापा जरूर पड़ा है। इस कारण ये जो छापा पड़ा है इसको लेकर भी राजनीति है, और कांग्रेस इस मुद्दे को भी भुनाना चाह रही है और अपने क्षेत्र में इस मुद्दे को भुनाने का प्रयास भी कर रही है कि देखो हमारे कार्यालय में फिर छापा पड़ा है। तो ऐसे में एक सहानुभूति की वोट लेने का भी कांग्रेस प्रयास कर रही है, लेकिन भाजपा का कहना ये है कि ये रूटीन चेकिंग है। इस तरह की जब कहीं भी शिकायत होती है तो छापामार कार्रवाई होती है, और यही जाँच अधिकारी भी कह रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवेंद्र। आप लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए तमाम अपडेट्स हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। सहयोगी शिवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे। अब बात एक और अहम खबर, और वो जुड़ी हुई है शिवराज कैबिनेट की बैठक से। कई अहम प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है। बिजली बिल के टैरिफ का प्रस्ताव आ सकता है, सब्सिडी के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा और तमाम जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं वो कैबिनेट की बैठक के सामने लाए जा सकते हैं। किस किस को मंजूरी मिलती है ये देखना दिलचस्प होगा। तो शिवराज कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक होनी है और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इसमें खास तौर पर बिजली बिल के टैरिफ का प्रस्ताव आ सकता है, और क्या कुछ खास इसमें हो सकता है उस पर भी नजर लगातार बनी हुई है। तो शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक आज, ये बैठक इस वजह से भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि 4 उपचुनावों के मुहाने पर मध्य प्रदेश खड़ा हुआ है। और सीधा भोपाल आपको लिए चलेंगे। सहयोगी जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र से विस्तार से हम जानकारी लेंगे। जितेंद्र, विस्तार से बताएं और क्या कुछ आज शिवराज कैबिनेट की बैठक में नजर आ सकता है। एक बात, दूसरी बात, मध्य प्रदेश उपचुनाव के मुहाने पर है, ये वजह भी है कि आज की बैठक पर निगाहें सबकी टिकी होंगी। बिल्कुल ललित, अगर बात करें तो आज शिवराज कैबिनेट की 9:30 बजे वर्चुअली कैबिनेट बैठक होगी। इस बैठक में सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जा रहा है वो ट्राइबल इलाके में और आदिवासी क्षेत्रों में किया जा रहा है। तकरीबन 23 लाख से ज़्यादा आदिवासी परिवारों को राशन आपके द्वार योजना का लाभ शिवराज सरकार दे सकती है। तो कैबिनेट में सबसे ज़्यादा जो है अभी मुख्य एजेंडा आदिवासियों पर रखा जा रहा है कि उन्हें किस तरह से मुख्य धारा में जोड़ा जाए, उन्हें किस तरह से राशन उनके घरों तक पहुँचाया जाए और साथ ही उन्हें शिक्षा के उच्च स्तर तक उन्हें पहुँचाया जाए। इन सारी बातों को लेकर शिवराज सरकार कैबिनेट में प्रस्ताव ला रही है और इस पर मुहर लग सकती है। अगर अलग कर बात करें तो बिजली नियामक आयोग के द्वारा एक नया जो प्लान बनाया जा रहा है, नया प्रस्ताव बनाया जा रहा है, उस पर बिजली बिल के टैरिफ को लेकर और सब्सिडी को लेकर इस पर मुहर लग सकती है। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कैबिनेट की बैठक में इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा और भी कई बातों पर आज कैबिनेट में चर्चा की जाएगी। और साथ ही आपने जो बात कही कि उपचुनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का असर पड़ेगा, क्योंकि लोग बिजली के बिलों से ज़्यादा परेशान हैं और आदिवासी इलाकों में, क्योंकि दोनों ही जो दल हैं राजनीतिक, बीजेपी या कांग्रेस हों, दोनों ही आदिवासियों को कोर वोटर अपना मानते हैं। इन्हें लेकर कहीं ना कहीं अब भाजपा आदिवासियों पर ज़्यादा फोकस कर रही है। जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी जितेंद्र, लगातार हमारी नज़र बनी हुई है कैबिनेट की बैठक पर। जो भी अपडेट यहाँ से बड़े निकल कर आएंगे वो हम अपने दर्शकों को बताएंगे। रायपुर का इस वक्त रुख कर रहे हैं, बड़ी खबर रायपुर से मिल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बने देश में सबसे अच्छे मुख्यमंत्री। INSC वोटर के सर्वे में सबसे अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पर वो निकल कर आए हैं। सर्वे में मुख्यमंत्रियों के बीच बघेल को सबसे अच्छी रेटिंग मिली है। मुख्यमंत्री बघेल को कल्याणकारी योजनाओं के चलते ये लोकप्रियता मिली है। सतत विकास के लक्ष्य, लैंगिक समानता में शीर्ष प्रदर्शन और निर्णय लेने की क्षमता लोगों को पसंद आई है, ये सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है। CEO जैसी कार्यशैली वाले CM लोगों को पसंद है। CEO जैसी कार्यशैली वाले CM लोगों को पसंद है, ये बात भी इस रिपोर्ट में निकलकर सामने आई है। और सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सीधा ममता के पास आपको लिए चलेंगे। ममता, सबसे अच्छे भूपेश बघेल, और एक और खास बात निकल कर आई कि अब लोगों को CEO जैसा CM चाहिए। ममता।
बिल्कुल देखिए, सी वोटर्स के सर्वे के आधार पर जो देश भर के जो मुख्यमंत्री हैं उनके कार्यशैली की एनालिसिस की गई। उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जो सर्वश्रेष्ठ जो है वो कहा गया है, और जो उनके कई तरह के जो काम हैं उनको खास तौर पे अप्रिशिएट किया गया है। जैसे कि कोविड के समय में निजी स्कूलों की जो बच्चे हैं उनके निजी स्कूलों की जो फीस है वो सरकार ने पे की। महतारी जो जतन योजना, दुलारी योजना जो शुरू की, जो जिन बच्चों ने कोविड के चलते अपने पेरेंट्स को खो दिया था, उनकी तमाम जिम्मेदारी जो है वो राज्य सरकार ने उठाई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लैंगिक समानता पैरामीटर में विकास के उसमें छत्तीसगढ़ जो है वो शीर्ष स्थानों पर रहा। और इस बात का जिक्र भी किया गया कि नीति आयोग जो है वो 15 तमाम जो पूरे देश भर में अगर हम बात करें तो 15 संकेतकों के आधार पर एनालिसिस करते हैं। तो पिछले समय में छत्तीसगढ़ को 47 जो अंक मिले थे, लेकिन इस बार 63 जो है वो अंक मिले और वो शीर्ष स्थान पर रहा। तो ये तमाम चीज़ें जो है इस ये जो सर्वे है इसमें एनालिसिस की गई। और दूसरी बात ये कि निर्णय लेने की जो क्षमता खासतौर पे उसको सराहा गया, और इस बात को लेकर खासतौर पे जिक्र किया, जैसे कि आप बता रहे हैं कि सीईओ जैसी जो कार्यशैली है, जो क्षमता है, वो खासतौर पे लोग अब पसंद करना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल में जो ये शैली है वो दिखाई दी है। तो ये इसके आधार पर उन्हें सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के तौर पे चुना गया है। और कांग्रेस में जो है तमाम लोग जो हैं अब इस को लेकर बधाइयाँ दे रहे हैं, और वो जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके से किन किन क्षेत्रों में जो है वो सरकार ने बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दिया है, और क्या जो है वो कार्यशैली मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की रही है। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा, कोरोना को लेकर भी थोड़ी आगे हम चर्चा करेंगे। सहयोगी ममता हमारे साथ बनी हुई थी, विस्तार से उन्होंने जानकारी दी। अब जरा कोरोना की बात कर ली जाए। रायपुर में 10 कोरोना मरीज मिले हैं। 2 महीने बाद रायपुर में 10 मामले सामने आए हैं। हालांकि जो 4 संक्रमित हैं इनमें से 10 में से 4 वो दूसरी जगहों से लौटे हैं। और एक और खास बात, 6 मरीज अपना मोबाइल बंद कर गायब हैं। रायपुर में 18 दिनों में 44 केस सामने आए हैं। त्योहारी सीजन में संक्रमण बढ़ने का खतरा बना हुआ है। ममता लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। और ममता, सवाल मेरा ये कि जब शुरुआत में आप अखबारों की हेडलाइंस बता रही थी तब आपने इस बात को लेकर चेताया था कि त्योहारी सीजन में ये बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। 6 मरीज अपना मोबाइल बंद कर गायब हैं, मतलब आदतन लापरवाही भी जारी है। ममता, तो कुछ तकनीकी दिक्कत है, ममता तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर अपडेट आपको बता दें, रायपुर में 10 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं, और ये 2 महीने बाद वक्त आया है जब 10 मरीज मिले हैं। इसमें से 4 संक्रमित मरीज दूसरी जगहों से लौटे हैं। और परेशानी वाली बात ये कि जो 6 मरीज हैं, 10 में से 6, उन्होंने अपना मोबाइल बंद कर लिया है, वो गायब है, लापता है। रायपुर में 18 दिनों में 44 केस सामने आ गए हैं। त्योहारी सीजन में संक्रमण का खतरा फिर बढ़ने लगा है। ये परेशानी की बात, चिंता की बात। ममता हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुकी हैं। ममता, अखबारों की हेडलाइंस के दौरान आपने इस बात का जिक्र किया कि त्योहारी सीजन में ये जो संक्रमण है ये भारी पड़ेगा। उससे भी ज्यादा चिंता वाली बात यह कि 6 मरीज अपना मोबाइल बंद कर गायब हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के साथ ये बहुत ज्यादा हुआ है। फर्जी नंबर लिखवा देना, गलत एड्रेस लिखवा देना। ममता, देखिए, बिल्कुल 2 महीने बाद एक साथ 10 मरीज मिले। और दूसरी, हमने जिस तरह से बताया था कि खैरागढ़ में एक बैंककर्मी की कल मौत हो गई। एक दिन पहले उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव हुई और 24 घंटे के अंदर भीतर उनकी मौत हो गई। अभी भी जो संक्रमित मिले हैं उनमें से 6 ने अपने मोबाइल बंद कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति भी जो है वो चिंताजनक है। दूसरी बात, त्योहारी सीज़न भी है और तमाम तरह के जो आयोजन हम देख रहे हैं, चाहे राजनीतिक हो, धार्मिक हो, या और भी दूसरे आयोजन हो, सामाजिक आयोजन हो, कहीं पर भी लोग प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से एकदम से अब 10 नए मरीज मिले हैं, तो ये फिर से आपको सोचने पर मजबूर करता है कि फिर से सतर्क रहने की ज़रूरत है और लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थिति होती है। छत्तीसगढ़ में बिल्कुल अभी जो स्थिति है वो एकदम सामान्य जैसी हो चुकी थी। बहुत गिनती के मरीज बचे हुए थे, लेकिन ये भी ज़रूर है कि जो टेस्टिंग है वो काफ़ी कम हो गई थी। लगातार त्यौहार पड़ रहे थे और लोग टेस्ट भी नहीं करवा रहे थे, क्योंकि ये मान के चलते हैं कि जब बारिश
का मौसम खत्म होता रहता है और ठंड का समय जो आता है, ये संधि काल का समय है, अमूमन इसमें वायरल फीवर, सर्दी जुकाम, इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। तो कई बार लोग ये भी समझकर अवॉइड कर देते हैं, लेकिन इसमें कोविड के साथ ये भी दिक्कत है कि आप तो बर्दाश्त कर जाते हैं, कई बार ऐसे लोगों को चपेट में ले जाते हैं जिनके लिए जानलेवा स्थिति हो सकती है। और यही वजह है कि लोगों को फिर से एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और ये जो मोबाइल बंद करने वाली जो दिक्कतें फिर से आ रही है, वो अपने आप में फिर से एक गंभीर चीज़ है। न जाने वो लोग कितने लोगों को संक्रमित करेंगे। बाहरी राज्यों से भी आए हुए हैं और त्योहार में तो बिल्कुल अभी बाजार में जिस तरह से भीड़ दिखाई देगी, नॉर्मल समय में जब एहतियात लोग नहीं ले रहे हैं तो ऐसे समय में और मुश्किल हो जाएगा। तो ज़रूरी है कि लोग खुद के लेकर सतर्कता बरतें और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई है वो ज़रूर वैक्सीन लगवाएं। ये जो है स्वास्थ्य विभाग का कहना है। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ममता इस तमाम जानकारी के लिए। ये बढ़ते हुए आंकड़े चेतावनी की बात, चिंता की बात, और त्योहारी सीजन पर बहुत बहुत ज़्यादा सावधानी रखें। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद ग्वालियर से मिल रही है बड़ी खबर। सीएमओ महेश पुरोहित को निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर ने सीएमओ को निलंबित किया है। योजना में लापरवाही बरतने का आरोप, पीएम स्वनिधि योजना में लापरवाही का आरोप लगा है और लापरवाही के चलते 150 लोगों को इसका लाभ मिला था। तो लापरवाही के आरोप में सीएमओ निलंबित कर दिए गए। और टीकाकरण के लिए जिम्मेदारी मिली है आशा कार्यकर्ताओं को। पब्लिक को जागरूक कर रही हैं आशा कार्यकर्ता। घर घर जाकर जागरूक किया जा रहा है। फर्स्ट डोज 4 करोड़ 91 लाख लोगों को लगी है। 1 करोड़ 69 लाख लोगों को दोनों डोज लग चुकी हैं। सेकंड डोज को लेकर लापरवाही की बातें लगातार सामने आई थी। अब आशा कार्यकर्ताओं को ये जिम्मेदारी मिली है कि वो घर घर जाकर पब्लिक को मोटिवेट करेंगी, जागरूक करेंगी, समझाएंगी कि कितना महत्वपूर्ण है कोरोना के दोनों डोज लेना। ऑक्सीजन के मामले में मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर हो रहा है। प्रदेश में 163 ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो चुके हैं। 182 मीट्रिक टन ऑक्सीजन बन रही है हर दिन। 202 ऑक्सीजन प्लांट शुरू करने का लक्ष्य है और 360 मीट्रिक टन भंडारण की सुविधा भी विकसित कर ली गई है। 30,291 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध हैं और तीसरी लहर के मद्देनजर ये तमाम तैयारियां की गई।